प्लीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी बाय ऑन करना है, वो लोग मेंबरशिप वाली स्टोरी को बाय ऑन करके सुन सकते हैं। वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी चलाती हूँ। जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही परचेज करें और सुने। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अदर यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी पोस्ट करा हुआ है। तो एक सब्सक्राइबर्स ने, जिसका नाम लेबिना है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि दी आप एक माफिया एंड एक असैसन वाली स्टोरी को लेकर के आओ। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल लेबिना। आई थिंक से मुझे आपका पूरा नाम प्रोनाउंस करने में नहीं आ रहा है, बट मैंने जो पढ़ा था वो मैंने बोला है। अगर नाम गड़बड़ होती है तो प्लीज़ से सॉरी एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा स्टोरी का आइडिया देने के लिए। एंड चलो, तो मैंने थोड़ा बहुत क्रिएट किया है। आई होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मुझे ढेर सारा कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना? देन चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जो कि सीढ़ी के पास खड़ा होकर के कुछ चीज़ों को देख रहा था, और वो कोई ऐसा वैसा सीढ़ी नहीं था। ये थोड़ा-सा अलग टाइप का सीढ़ी था, मैक्सिको का सीन था, जिसके सीढ़ी के बीच में स्पेस होते हैं ना पहले ज़माने में, वो वहाँ पे खड़ा होकर के देख रहा था। नीचे हॉलवे वाले एरिया में जहाँ पे सोफ़ाज़ लगे हुए थे, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और वो बच्चा सिर्फ़ एक ही शख्स को देख पाता है। तभी अचानक से उसके सामने, उसकी आँखों के सामने में उसके मॉम-डैड को मार दिया जाता है। और पूरा फर्श और सोफ़ा, क्योंकि उसकी मॉम को सोफ़ा पे मारा गया था एंड देन उसके फादर को नीचे ज़मीन पे। वो बच्चा बस चुपचाप से देख रहा होता है। उसके अंदर गुस्सा, नफ़रत, बदले की भावना, हर चीज़ भरी हुई थी और वो उस शख्स को भूल नहीं सकता था। बारिश कड़क रही थी, बिजली बहुत ज़ोरों से हो रही थी और वो बच्चा बस अपने बदले की भावना लिए वो नीचे उतरता है। तब तक वहाँ पे मौजूद हर शख्स वहाँ से जा चुका था। जाने के बाद वो बेबी धीरे-धीरे करता हुआ नीचे आता है। वो 5 साल का बच्चा अपने आँखों के सामने में अपने मॉम-डैड को मरा हुआ देखता है, जिसके बाद उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो उस शख्स को मारने के लिए ठान लेता है। वो अपने मॉम-डैड को देख कर के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि उसके मॉम-डैड यहाँ पे चाइना की तरफ से एम्बेसडर थे और जो वो बच्चा था वो उन दोनों का बेटा था। ये 5 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि वी यिंग था और उसके मॉम-डैड वी चंग से कांगसो को, जो कि चाइना की तरफ से एम्बेसडर होते हैं ना, तो वहाँ पे मेक्सिको में वो रह रहे होते हैं। वहाँ का जो बटलर था वो उस बच्चे को ले जा कर के अनाथ आश्रम में डाल देता है और ये पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम करा हुआ था, ताकि उसे बड़ा होने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। 16 साल की उम्र में वो बच्चा अपने गुस्से की भावना के चलते, जो कि विंग था, वो वापस से उस हेरिटेज पे आता है। आने के बाद उस बटलर से वो पूछता है कि वो उस दिन कौन था जिसने उसके मॉम-डैड को मारा है, क्योंकि मॉम-डैड तो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, वो अमेरिका में इसलिए थे क्योंकि वो उनके मॉम-डैड एम्बेसडर थे। इतना सुनना हुआ था तो वो बटलर कहते हैं कि वो लोग कुछ माफियाज़ थे, जो यहाँ आए थे और वो तुम्हारे मॉम को मारना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कुछ चीज़ों को चाइना के लिए वर्क किया था और तुम्हारी मॉम पहले एक एजेंट रह चुकी थी। इसी वजह से वो तुम्हारी मॉम को मारने आए थे, बट साथ में तुम्हारे डैड भी मारे गए। विंग इतना जानकारी ले लेता है और वो चल पड़ता है चाइना के लिए। 16 साल का बच्चा, उसके पास उसके अकाउंट में पैसे थे, उसके पास सब कुछ था, जो कि उस हेरिटेज का मालिक वो खुद ही था। वो हर चीज़ चाइनीज़ करेंसी में कन्वर्ट करके वो उसका उस घर का वो सब कुछ देखभाल उस बटलर के हवाले कर के वो चाइना के लिए रवानगी लेता है। चाइना आने के बाद 1 मंथ तक उस माफियाज़ फैमिली के बारे में हर चीज़ जानकारी निकलवाता है। उसके बाद एक दिन जहाँ पे एक फ्यूनरल हो रहा था, उस फ्यूनरल में वो शख्स सब था। विंग, उसके हाथ में गन था और वो गन सीधे आते ही उसको जैसे शूट करने को होता है कि उसके सामने एक और बच्चा आ जाता है, जो कि उससे बड़ा था और वो 20 साल का था और उसके सामने वो उसे शूट कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी को जैसे ही गोली लगती है, मिंग वापस से लैन किरण के ऊपर गन तान देता है और उसे मारने को होता है। तभी कुछ गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और आनन-फानन में वांग जी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वांग जी
उसको ओटी रूम में सेंड कर दिया गया था और दूसरी तरफ सीचन उसके पास थे और कुछ और भी लोग। वहीं दूसरी तरफ अंकल इस लड़की के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, तो मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम देखने में ज़्यादा बड़े भी नहीं हो, मेरे ख्याल से 15 या 16 साल के हो। रिंग उसकी तरफ थूक फेंकते हुए कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मेरे माता पिता को मार दिया, ऊपर से तुम्हें हक किसने दिया कि तुम मुझसे सवाल करो? मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं खुद को भी मार लूंगा। इतना सुना हुआ ही था तो अंकल किरण कहते हैं, तुम्हारी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों है, पर क्या तुम बता सकते हो कि तुम किसके बेटे हो? विंग कहता है, मैं वी चांगसे और कांगसे का बेटा हूँ। इतना सुनना हुआ ही था। अंकल किरण उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम्हारा नाम वी इंग है ना? विंग कहता है, दूर हटो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोल करके वो एक चाकू लेता है, अंदर उसके सीने में घोंप देता है। अंकल किरण अपने सीने में से वो खंजर निकालते हुए वहां पे ब्लड को रोकने के लिए सट खोल के दाबते हुए कहते हैं, तुम पहले शांत हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और इतना बोल करके उसे एम्बुलेंस में डाला जाता है अंकल किरण को, और साथ में विंग को बांध के रखा हुआ था। अंकल किरण की भी जब हालत ऐसी होती है तो सीजन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और सीजन 25 साल के थे। वो गुस्से के मारे ना उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी सीजन के हाथ को पकड़ते हुए अंकल कहते हैं, प्लीज़ वांग जी के लिए रुक जाओ, ठीक है ना? और इतना बोल करके वो लोग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग को ना एक ऐसे बंकर वाले रूम में बंद कर दिया गया था जहाँ पे सिर्फ एक कमरा था अंदर जाने का, न खिड़की थी, हवा कुछ नहीं। और उसे खाना भी दे दिया जाता है, पर विंग गुस्से के मारे उसके अंदर नफरत भरी हुई थी। वो लैन किरण को मारना चाहता था, दैट्स इट। इसलिए वो खाना वाना नहीं खाता है और वैसे ही जमीन पे लेट जाता है और कहता है, जब मैं बाहर निकलूंगा ना मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगा। पूरे 4 दिन बाद वांगजी और अंकल किरण दोनों लैंड मेंशन वापस आ जाते हैं। वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था एंड देन वहाँ पे विंग को लाया जाता है। विंग की आंखों में नफरत इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि सबको पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा खूंखार होने वाला है। अंकल किरण विंग से कहते हैं, देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए मैं भी आया हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना? तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड की हत्या हुई है और तुम्हें अगर सच में उस पर्सन को ढूँढना है, उसका नाम यूरी है, मार्कस एंड्रेलियस है। वो 2 शख्स हैं जो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि यूरी को वो हार्ड डिस्क चाहिए होता है जिसमें सभी लोगों के पॉलिटिकल्स करियर के बारे में तुम्हारी मॉम ने इकट्ठा किया था, क्योंकि तुम्हारी मॉम एक प्रवक्ता थी और उनके पास बहुत सारे सबूत थे अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके लिए उन दोनों को हायर किया गया था। मार्कस एंड्रेलियस और यूरी 2 साफ शूटर हैं। हम बोल सकते हैं कि वो एसेसन है। अब यहाँ पे एसेसन का मतलब होता है हत्यारा, जो कि ये अरेबिक शब्द है असासन। असासन जिसमें वो खूनी और जैसे स्नाइपर्स होते हैं ना, लाइक वैसे ही, पर ये थोड़े ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं। तो उसमें से एक असेसन है और एक साफ सूटर्स है, ऐसे बोल करके वो संबोधित करता है। तो वो कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं। अंकल उसके सामने में दोनों का पिक्चर रख देते हैं, जिसे देखकर कहता है, ये तो लड़की है। वो कहता है, ये लड़की है और ये लड़का है। यूरी एक लड़की है और मार्कस एंड्रेलियस एक लड़का है, और ये दोनों साथ में काम करते हैं और इसी ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम चाहे खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, और मैं तुम्हारे सामने हूँ, जब चाहे तुम मुझे मार सकते हो। बट मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रख रहा हूँ। ये सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, कौन सा ऑफर? अंकल कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपने मॉम डैड के कातिलों को ढूंढना चाहते हो। तो तुम्हारे सामने में एक ऑफर ये है कि तुम या तो साफ सूटर बन जाओ, स्नाइपर बन जाओ, या फिर असैसन बन जाओ। एक ऐसा खतरनाक इंसान जिसके नाम से मौत भी डरती हो, जिसकी रूह कांप जाए जिसके नाम सुन करके। विंग कहता है, मुझे एक असैसन बनना है। अंकल कहते हैं, एक शर्त पे। अब तुमने मेरे नेफ्यू को गोली मारी है तो तुम्हारा लाइफ उसके हवाले हुए।
इतना सुनना हुआ ही था कि वांगजी विंग को अजीब नज़रों से देख रहा होता है। विंग कहता है, मैं अपनी लाइफ इसे क्यों दूँ? अंकल कहते हैं, हमारे यहाँ रूल है, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले आँख, लाइफ के बदले लाइफ। तो तुमने इसे गोली मारी और ये मौत के मुँह से बाहर आया है, तो तुम इसके असैसिन प्लस इसकी सिक्योरिटी, इसकी बॉडीगार्ड सब कुछ हो। बट तुम हमारे लिए भी काम कर सकते हो और तुम्हें हम ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, है ना? विंग मान जाता है और वो वांगजी के पास आते हुए झुक के उसे बो करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाना चाहता था। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, पर तुम श्योर तो हो ना कि तुम मेरा असैसिन बनने वाले हो? विंग कहता है, अभी अंकल ने कहा ना, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। अब मेरी जान तुम्हारी है। तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। वांग जी कहता है, भूलना मत, इस बात को याद रखना। विंग कहता है, उसके बाद अंकल विंग को ट्रेनिंग कैंप भेज देते हैं जहाँ पे वो लोग बॉडीगार्ड को ट्रेन करते थे। वहाँ पे आने के बाद विंग की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। वो अपने आप को गुस्से में तपाता हुआ एक, कहते हैं ना कि सोने को जब तक पीटा नहीं जाता उससे आभूषण नहीं बनते हैं। तो उसको खरा सोना बनाने के लिए विंग कड़ी मेहनत करने लगा था। दिन रात वो हर प्रैक्टिस करता था ताकि वो अपने आप को एक ऐसा खूंखार इंसान में बदल सके जो बस सोचता नहीं है और वो बस कर देता है। 4 साल बाद जब विंग 20 साल का हो गया था तो वो वापस से आर्मी वाले पैंट और वैसा ही जैकेट वेयर करके आता है और अंकल के सामने में ग्रीट करते हुए कहता है, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। अंकल कहते हैं, ठीक है, वैसे भी मैं रिटायर ले चुका हूँ और नया बॉस सीचेन और वांगजी है। तो जाओ और उन दोनों को जा कर के खुद को इत्तला करो कि तुम आ चुके हो और हाँ, तुम्हें वांगजी के साथ रहना है 24 घंटे। विंग इतना बोल करके अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही उसे वहाँ पे वांगजी और सीचन दोनों मिल जाते हैं। वांगजी को देख विंग तो पहले थोड़ा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उसे देख रहा था और उसे थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था कि उसने विंग ने वांगजी के ऊपर बुलेट्स चला दिए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आते ही सीचन उसे कहता है, कौन हो तुम? मिंग बोल देता है कि मैं वांगजी सर का असैसिन हूँ और मेरा नाम बी वो शियान है। अब सीचन को सब कुछ याद आ गया था एंड देन कहता है, नाइस टू मीट यू, चलो हमारे ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। इतना बोल करके और वो हैप्पी हो जाता है। विंग कहता है, थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए था मुझे। खैर वो सब छोड़िए और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी एहसान बस कैसे भी उतारूँ और मुझे उन लोगों को ढूँढना ही है। इतना सुना हुआ ही था तो वो कहता है, मैं समझ गया। तो तुम्हें इस सभी चीज़ों में जानकारी चाहिए होगी? तो विंग कहता है, इतना बोलना हुआ ही था तो वो हान से कहता है कि इसे लेकर जाओ और इसे सब कुछ सिखाओ, इवन गन लोड वगैरह करना भी। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। वांगजी का ध्यान भटकता हुआ देखकर सीचेन चिल्लाते हुए कहता, वांगजी क्या देख रहे हो तुम? हाँ। वांगजी कहता, कुछ भी नहीं, और इतना बोल करके और वो वापस से उन लोगों से बात करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी जब आता है तो देखता है कि विंग ना शूटिंग वाले एरिया में ना शूट कर रहा होता है। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हारा निशाना क्या है? वो 10 में से 9 जवाब देता है। तो वांगजी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। उसके हाथों को अपने हाथ से होल्ड करते हुए गन के ऊपर फिंगर्स रखता है। वांगजी की पूरी बॉडी ना विंग से टच हो रही थी और वांगजी कहता है, आप निशाना साधो। और इतना बोल करके वांगजी चलाता है तो उसे 10 बाय 10 जा रहे थे। विंग कहता है, काफ़ी इम्प्रेसिव है, मतलब आप बहुत अच्छे शूटर हो। वांगजी कहता है, इतना तो नहीं हूँ बट हाँ, प्रैक्टिस करते हुए मैंने कर लिया है। और इतना बोल करके और उसकी बॉडी से और टच कर रहा होता है। विंग कहता है, देखो मैं तुम्हारा असैसिन हूँ बट इसका ये मतलब नहीं है। वांगजी उसे अपनी तरफ मोड़ देता है और विंग के हाथ में वो पिस्टल थी। वांगजी उसके कान में धीरे से कहता है, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी जान मेरी है, तो मेरी जान, मुझे मेरी जान चाहिए, समझ गए ना? और हाँ, रात को 10 बजे मेरे कमरे में आ जाना, रूम नंबर 28। इतना बोल करके और वो वहाँ से चला जाता है। विंग शॉक्ड था और कहता है, इसने अभी क्या बोला? तभी वो नीचे आता है और अंकल आते ही विंग से कहते हैं, एक काम करना है, मुझे तुम्हारा डेमो देखना है, बिना किसी के नज़र में आए
एक बूचर का मर्डर करना है। तो वो कहता है बूचर? तो कहता वो एक कसाई है। तो वो बूचर ही हुआ ना? विंग कहता है हाँ तो? अंकल कहते हैं कहीं न कहीं इस बूचर का कनेक्शन उन लोगों से है जिसने तुम्हारे डैड को मारा है। अंकल की बात सुनने के बाद विंग कहता है तो फिर मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना होगा? अंकल उसका फ़ोटो और एड्रेस बता देता है। विंग बाइक लेकर के वहाँ से चल पड़ता है। विंग ने मास्क वेयर किया हुआ था ताकि उसका फेस रिवील ना हो और उसके पास एक गन था साइलेंसर वाला। वो उस बुज़ुर्ग की दुकान के पास खड़ा हो जाता है और उसके अंदर आता है जहाँ पे मटन्स की दुकान थी वो, और वो मटन्स का ये बोल सकते हैं हम कि बाहर में बेचा जा रहा था। तो विंग ना सीधे अंदर आते हुए उस बूचर के बारे में पूछता है, तो बोल देता है कि बॉस अंदर है। विंग कहता है मुझे उससे मिलना है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो कहते हैं कि आप नहीं मिल सकते। पर विंग कहता है कि उसके पास माचिस है, उसे तीली चाहिए। अब ये कोड वर्ड सुनने के बाद वो अंदर जाके बोलता है कि कोई माचिस की डिमांड कर रहा है। इतना सुनना हुआ ही था कि वो बूचर बाहर आता है और विंग उसे सीधे शूट कर देता है। वहाँ पे जितने लोग थे हो हल्ला मच गया था, बट विंग उसके साथ 2 और एम्प्लॉयी को भी ठोक देता है और ठोकने के बाद सीधे वो वापस से बाइक चलाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और ये जो कुछ भी हुआ था वो सब चीज़ छानबीन करने लगती है। पर विंग का सिर्फ बॉडी गेस्चर दिख रहा था और फीस नहीं। हालांकि विंग चाइनीज नहीं था, बट वो अमेरिका से आया हुआ था, इसलिए पुलिस को ना कहीं पे भी उसका नाम, पता, एड्रेस, वीज़ा कार्ड कुछ नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि विंग जब आया था तो वो बस 16 साल का था और यहाँ आने के बाद उसने यहाँ की मान्यता ली ही नहीं थी, इसलिए वो चाइनीज गिना ही नहीं जा सकता था। पुलिस भी शॉक्ड था कि कौन ऐसा शख्स है जो इसको उड़ा के चला गया, भाई दिन दहाड़े, वो भी एक बूचर को। अब पुलिस इसके बैकग्राउंड की जानबीन करना स्टार्ट कर चुकी थी। अंकल आते ही कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने सारे लोगों के बीच में उसे मार पाओगे। तो विंग कहता है मैंने कसम खाई है अपने मॉम डैड के कातलों को ढूंढ कर मुझे मारना है उसे, भले उसे किसी और ने सुपारी दी हो या जिसने भी दी हो, मैं उसे भी ढूंढ के मार दूंगा। इतना बोलना हुआ ही था कि एक दलदल है, तुम इसमें फंसते चले जाओगे, समझे ना? वो कहता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना कि मैं उस दलदल में फंसूंगा तभी तो मैं वहां तक जा पाऊंगा ना। इतना बोल करके और विंग अंकल को सब कुछ बता देता है और उसके बाद वो अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा होता है रात के 10 बजे। उसे वांगजी के रूम में जाना था, इसलिए वो वापस से अंदर पैलेस में आते ही एक गार्ड से पूछता है कि रूम नंबर 28 कहाँ है। वो कहता है क्यों क्यों जाना है? वो कहता है कि वांगजी सर ने बुलाया है। वो कहता है ठीक है। फिर वो लिफ्ट में जाता है और उसके बाद सेकेंड फ्लोर को बटन ऑन कर देता है और उसके बाद वो रूम नंबर ढूंढते ढूंढते जा रहा था। वहां तक आने के बाद जैसे वो रूम ओपन करता है, वांगजी बाथ गाउन में बैठा हुआ था वहां पे, फुल। और विंग उसे देखता है तो उसका गला सूख रहा होता है क्योंकि वांगजी ने थाइस के ऊपर तक बाथ गाउन को बस ढक के रखा था और बाकी सब उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। तो विंग आते हुए कहता है क्या काम है, मुझे क्यों बुलाया? वांगजी अपने बाथ गाउन को थोड़ा सा नीचे करते हुए कहता है मुझे मालिश करवानी थी, इसलिए यहाँ आ जाओ। फिर वांगजी बेड पे लेट जाता है, उसे ओएलएक्स के बारे में दे देता है और उसकी बट पे ना बस ओनली फॉर बाथ गाउन थे, बाकी पूरा बॉडी नीचे से ऊपर तक दिख रहा था, बस बट ढका हुआ था उसका। फिर वो विंग को कहता है कि मेरी मालिश कर दो। विंग अपने मन में कहता है क्या मुझे मालिश करने के लिए बुलाया? अब विंग आता है उसके पास और साइड में बैठ जाता है। तो वांगजी कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर बैठो। विंग वो जैसे बोल रहा था वो वैसे ही करता है, बैठ करके उसके बैक को मतलब पीठ पे मसाज करना स्टार्ट कर देता है और वांगजी अपना आईज बंद कर लेता है। फिर उसके हाथ को वो मसाज करता है, फिर वो उतर के उसके टांगों को मसाज कर रहा होता है तो वांगजी ना फटक से आगे घूम जाता है। और जब वो आगे घूमता है तो विंग ना शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो फुल नेकेड था। फिर वांगजी उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आगे भी मसाज करो। विंग दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है पहले अपने कपड़े पहन लो, मैं इस तरह से नहीं कर सकता, ये ऑकवर्ड लग रहा है। वांगजी कहता है मैंने कहा मेरी फुल बॉडी की मसाज करो, मतलब साथ में इसे भी करना है। विंग कहता है साफ साफ बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वांगजी कहता है सही सोच रहे हो, मेरे दिमाग में तुम चल रहे हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से बस तुम ही चल रहा हो। और तुम्हें याद है ना तुमने कहा था कि तुम मेरे हो? विंग कहता है तो अपने सेटिस्फेक्शन के सामान किसी और के साथ ढूंढ के शेयर करो ना।
विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, जब से मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि तुम मेरे हो, तब से मैंने तुम्हें सिर्फ अपना माना है। तो मैंने कभी किसी के लिए ट्राई नहीं किया है, न ही मैंने अपने आप को खर्च किया है। पर जब तुम मेरे सामने हो तो तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरे हो। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो कहता है ठीक है। फिर वो इसके पूरे चेस्ट को, फिर टमी को और फिर पैर को आगे से भी मसाज करता है और उसके हाथ कांप रहे थे उसे छूने के लिए। वांग जी उठ के बैठ जाता है, आराम से कबोर्ड से टिक जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ इसकी भी करो। कैरी ऑन। विंग कहता है ओके, और इतना बोल करके वो उसके दोनों टांगों पे बैठ जाता है और उसके बाद उसके हाथ को मसाज करना स्टार्ट करता है। वांग जी अपने आप को बंद कर लेता है आंखें के, और वो फील कर रहा होता है क्योंकि विंग उसे अच्छे से मसाज कर रहा होता है। वांग जी कहता है तुम्हारे हाथों में काफ़ी दम है और काफ़ी सख्त हैंड भी है तुम्हारे। विंग कहता है बहुत कुछ भी है, अगर बोलो तो मैं इसे माउथ से भी सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, अगर हाथ से ना हो तो। वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ, पर इतना बोलना हुआ ही था कि विंग अपने माउथ में लेकर उसे ब्लो जॉब करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जब वो ऐसे कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। फाइनली वांग जी जब रिलीज कर देता है, वांग जी उठ के बैठ जाता है। फिर विंग उसे कहता है अगर हो गया हो तो मैं जाता हूँ। वांग जी कहता है पाल्बो। विंग कहता है क्या मतलब? वांग जी कहता है उसका नाम पाल्बो है और वो मैक्सिको का एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। आ, सच कहो तो वो हम लोगों के साथ दुश्मनी पाले हुए है। मुझे नहीं पता रीजन, शायद अंकल को पता हो, बट उसी ने हायर किया था मार्कस एनरेलियस को एंड देन यूरी को। तो विंग कहता है और आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरी जान हो जान, तो मुझे तुम्हें सीप भी रखना है और तुम्हारे बदले को पूरा भी तो करना है। वैसे हम माफियाज हैं और हम ओनली फॉर स्मगलिंग करते हैं गन्स की, हर ड्रग्स वगैरह की, बट वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ऑर्गन्स की स्मगलिंग करता है। तो अंकल उससे बात करने वाले थे और उसे रोकने वाले थे, पर जैसा कि पता है कि वो अमेरिकन्स है तो हमारी बात नहीं सुनते हैं। और इसी के बीच में हमारे और अंकल के ग्रुप्स के बीच में और उन लोगों के ग्रुप्स के बीच में झड़प हुई थी और तुम्हारी मॉम के पास वो सभी एविडेंस थे, जिस वजह से तुम्हारी मॉम मारी गई और साथ में तुम्हारे डैड को भी मार दिया गया। विंग थोड़ा सा सैंटी हो जाता है और उसके आंखों में आंसू था। वांग जी अपनी बात को ठीक करते हुए विंग को गले लगा लेता और कहता है तुम्हारा ये माफिया बॉस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा विंग, डोंट वरी, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी जान। और इतना बोल करके और उसे वो देख रहा होता है। विंग कहता है मैं थोड़ा दुखी हूँ, मैं जाता हूँ अभी। वांग जी उसके पास पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है इसे पी लो। विंग वो पी लेता है एंड देन उसके बाद वांग जी उसे कहता है जाने के लिए। उसके जाने के बाद वांग जी कहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, जितना कम बोलते हो उतना ही तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो विंग, और ये डेमो काफ़ी था मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए। इतना बोल करके वो सो जाता है। विंग अपने कमरे में आकर के लैपटॉप ओपन करता है एंड देन पाल्वो के बारे में सब कुछ ढूंढना स्टार्ट करता है। पाल्वो एक मैक्सिकन मैक्सिकन अमेरिकन वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था जिसकी आइडेंटिटी हिडन थी और उसे किसी ने नहीं देखा था। ये यूरी के बारे में पता लगाता है तो यूरी थाईलैंड में थी, तो वो सोच रहा था कि उसे वो मार डालेगा, इसीलिए वो वापस से अंकल के पास आता है उतनी रात को। अंकल जो कि अपने कमरे में सिगरेट पी रहे होते हैं, तो अंकल कहते हैं क्या तुमने पता लगा लिया कि यूरी कहाँ है? विंग कहता है हाँ वो थाईलैंड में है, मुझे मेरे कुछ लोगों से पता चला है। अंकल कहते हैं जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तुम स्मार्ट हो विंग। ठीक है तुम जा सकते हो, पर साथ में तुम्हारे साथ वांग जी और इसकी पूरी गैंग भी जाएगी और वहाँ से भी हम कुछ ड्रग्स वगैरह को सप्लाई करना चाहते हैं, तो वो काम भी वो कर लेगा और साथ में तुम अपना बदला भी ले लेना, ठीक है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद फिर विंग कहता है एक्चुअली मैं पहले जाना चाहता हूँ, सर को आप बाद में भेज दीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को पता चले कि हमारे कनेक्शन आपके साथ में है। अंकल किरण को विंग की बातें अच्छी लगती है, इसलिए वो कहता है ठीक है देन तुम कल निकल जाओ। इतना बोल करके उसके सामने पैसों का गड्डी रखता है। विंग कहता है ये किस लिए? अंकल कहते हैं और तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। विंग कहता है अंकल के पास आते हुए और आप मेरे ऊपर इतना मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? अंकल कहते हैं
कहीं न कहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ, अगर मैं उस दिन उस लोगों के साथ गैंग वॉर में फँसता नहीं और उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलने नहीं जाता, तो शायद वो लोग तुम्हारे पापा को टारगेट नहीं करते। एक्चुअली में वो लोग मुझे मारने आए थे, बट तुम्हारी मॉम को और तुम्हारे पापा भी मतलब में मारे गए। विंग कहता है, जो होना था सो हो गया अंकल, अब मैं उन लोगों को ख़त्म करके ही दम लूँगा। अंकल कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि उन लोगों का खात्मा हो। वो लोग बहुत बुरे हैं विंग, तुम्हें पता है? वो लोग ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, और तुम्हें इसका एक सबूत थाईलैंड में मिल जाएगा। इतना बोल करके अंकल बेड पे चले जाते हैं और विंग वो पैसे लेकर के अपने घर आता है, अपने अपार्टमेंट आता है, जहाँ पे सब इन क्वार्टर बना हुआ था। फिर एक बैकपैक पैक करता है, उसमें 2-4 कपड़े डालता है और उस पैसे को वो उसमें डाल करके और वापस से वो मॉर्निंग में बोला था पर इतनी रात को वहाँ से निकल जाता है। और एयरपोर्ट आने के बाद उन सभी पैसों को ना थाई में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसे वापस से उसमें डालता है और वो थाईलैंड की टिकट ले करके थाईलैंड के लिए निकल जाता है। थाईलैंड में आने के बाद उसे वहाँ पे जोसेफ मिलता है और साथ में थैम। थेम को वो बोलता है कि तुम मुझे बताओगे कि ये यूरी मुझे कहाँ मिलेगी? थैम उस लेडीज़ को देखते हुए कहती है, एक आइलैंड है, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। वो कहता है ठीक है, और उसके बाद वो लोग तब तक रात को स्टॉप स्टॉप करते हैं वहाँ पे। थॉमस उससे कहता है, एक्चुअली में अ, हमें ये बताना था कि उसके साथ में एक लड़की भी है। आई मीन कि वो लड़की ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बट वो है, पता नहीं कौन है, पर उसके साथ मैंने देखा है। विंग कहता है, जो कोई भी हो, पर मैं उसे मार दूंगा। इतना बोल करके उसके वैसे भी उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। थेम कहता है, अगर वो उसकी बेटी हुई तो? वो कहता है, ऐसे लोगों की बाल बच्चे नहीं होते हैं, पक्का वो कोई और होगा, चलो चलते हैं। इतना बोल करके और वो लोग वापस से उतनी रात को ही निकलना स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग पहुंचते पहुंचते वो लोग एक होटल में रुकते हैं, जो कि ऑर्डिनरी होटल था, छोटा मोटा, और वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। रुकने के साथ ही जो हमारा विंग था वो आसपास की जगह को देखता है, क्योंकि एक हिल स्टेशन एरिया होने वाला था। फिर वो लोग 4 घंटे के लिए सो जाते हैं। उठने के बाद वो लोग वापस से उस हिल स्टेशन आते हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, एक आइलैंड था वो। आने के बाद वो सी साइड पे जाते हैं। सी साइड पे जाने के बाद वो लोग उसे सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे यूरी एक लगभग 9 साल की बच्ची के साथ में खेल रही होती है। विंग उसे देखते हुए पहले तो थोड़ा शांति हो जाता है, क्योंकि वो बच्ची भी सेम उतनी एज की तो नहीं थी, बट बच्ची ही थी, तो जिसे उसे यूरी को मारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला था, बट विंग ने ऑलरेडी सोचा हुआ था। इसीलिए फिर यूरी उस बेबी को लेकर के अचानक से वहाँ से जाने लगती है। विंग और थेम्स और जोसेफ भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि यूरी उस बेबी को कहीं दूर कर दी हुई है और वहाँ पे अकेले चाकू लेके खड़ी है, और वो विंग को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग और किसने भेजा है? एकदम बोलने के साथ ही वो लोगों को वो हमला करना स्टार्ट कर देती है। विंग इसके लिए पहले से रेडी तो नहीं था, बट वो अपना बचाव करने के बाद भी वो तीनों उस पे लड़ पड़ते हैं, और उसके बाद उन तीनों में फाइटिंग होती है। थीम और जो सब था वो दोनों तो ढेर हो गए थे, पर विंग उसको पकड़ के जकड़े हुए था और कहता है, क्यों मारा मेरी मॉम को? हाँ, बताओ मुझे क्यों मारा? यूरी कहती है, ओह! तो तुम उस एम्बेसडर के बेटे हो, पर अफ़सोस अब वो नहीं रहा। विंग कहता है, पर अब तुम भी नहीं रहोगे। इतना बोलकर उसके गर्दन को टेढ़ा कर देता है, एंड देन साइलेंसर लगाकर उसकी कनपट्टी को उड़ा देता है। उसके बाद वो जो बच्ची जाके छुप गई हुई थी, वो आकर के रोने लगती है और कहती है, मम्मा, मम्मा, मम्मा। पर जब ये सुनना हुआ ही था तो विंग के कदम रुक जाते हैं और वो उसके पास आते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारी मम्मा है? तो वो कहती है, नहीं, ये मेरी मम्मा तो नहीं है, पर ये मेरी मासी मम्मा है। मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरी मासी ही मुझे मेरा ख्याल रखती थी। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग को बहुत बुरा लगता है और कहता है, तुम्हारी मासी ने कुछ गलत काम किए थे, इसीलिए इन्हें सजा मिली। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बच्ची रो रही थी, और वो कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ? वो बच्ची छोटी सी थी और कहती है, मैं कहाँ जाऊँगी? विंग वहाँ से जब जा रहा होता है, थीम और जोसेफ उसे बोल रहे होते हैं कि चलो हम चलते हैं, हमें इस बच्ची से कुछ लेना देना नहीं है। फिर विंग को याद आता है कि अगर इसके गैंग वाले लोग इसे उठा के ले गए तो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेच डालेंगे, इसीलिए वो उस बच्ची को गोद में उठा लेता है, एंड देन वहाँ से वो वापस आ जाता है।
होटल होटल आने के बाद उस बच्ची को वहाँ पे सुला देता है और कहता है, थैंक यू जोसेफ, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पे। और थैम को वो थैंक यू बोल करके वहाँ से चला जाता है। तो थैम वो और जोसेफ वहाँ से चले गए थे क्योंकि वो लोग उतना ही टाइम के लिए आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ यूरी के डेड हो जाने के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड में बात फैल गई हुई थी कि एक साफ शूटर थी जिसका नाम यूरी था और वो 38 साल की थी। उसकी डेथ हो गई है अचानक से, और डेथ करने वाला इंसान मतलब उसको मारने वाला इंसान एक असैसिन है। इतना सुनना हुआ ही था तो वो चौंक जाता है कि अब कौन असैसिन पैदा हो गया, क्योंकि मार्कस एंड्रेलियस ही एक ऐसा असैसिन है पूरे अंडरवर्ल्ड में जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। पर ये कौन पैदा होगा, तो ये सोच करके वो लोग सर्च करवाते हैं, पर अभी तक विंग के बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा खास पता चला नहीं था। वहीं विंग बीबी को सुला करके और वो रेट्रो क्लब आता है जहाँ पे स्मगलिंग वगैरह होती है, और वहाँ पे खड़ा होकर के वो बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। और तभी अचानक से एक शख्स की बातें सुनाई देती है जिसके कान में पड़ते ही विंग चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो लोग बच्ची की बात कर रहे होते हैं। विंग फटक से उस क्लब से निकल करके जब होटल आता है तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे मुस्तंडे मौजूद थे जो विंग को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। विंग जब ये देखता है वो शॉक्ड हो गया था, और वहाँ पे ऐसा ही नहीं था, वहाँ पे कुछ निंजाज लोग भी थे जिसके हाथ में तलवार था। फिर विंग कुछ लोगों को मार देने के बाद वो अपने हाथ में तलवार लेता है, और लेने के बाद सबको गाजर मूली की तरह काट देता है। और इसके बाद जब वो भाग कर आता है तो वहाँ पे बच्ची नहीं थी। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और हर तरफ देखता है जहाँ पे एक सूटकेस लेके एक पर्सन जा रहा होता है। विंग उस तलवार को अपने बैग में खोंचते हुए उसके पीछे भागता है, पर वो शख्स एक टैक्सी में बैठ करके वहाँ से जा चुका था। वो भागते भागते थेम को कॉल करते हुए कहता है कि होटल से किसी ने बच्ची को उठा लिया है। थेम कहता है, मैं बाकी का देखता हूँ, तुम उसके पीछे जाओ। विंग उसके कार के पीछे जा रहा होता है और वो देखता है कि वो कार डॉकयार्ड की तरफ जा रही होती है। विंग थोड़ा सा घबरा गया हुआ था और वो कार को डॉकयार्ड की तरफ लेके जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो सूटकेस उसको हवाले करके जैसे ही जाने को होते हैं, विंग उसके सामने आते हुए कहता है, ठहरो। और वहाँ पे वापस से उन लोगों की गोलीबारी शुरू हो गई थी और विंग छुप जाता है, और जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे उसको मार रहा था एंड देन गन्स को उठा रहा होता है। और वो वापस से उन लोगों को जब मारने जाने ही वाला होता है तो विंग की कनपट्टी के ऊपर वही जो सूटकेस लेके आया हुआ था वो हैंड्स अप करते हुए उसे लेकर के आता है और कहता है, तुम हो कौन जो हमारे बंदे को इतने सारे लोगों को मार डाला। विंग कहता है, मैं एक असैसिन हूँ, तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ। और इतना बोलने के साथ ही एक तलवार तो उसने बाहर निकाला हुआ था, एक सट के अंदर वो निकाल कर उसके हाथ को काट के उसका गर्दन उड़ा देता है। और वहाँ पे जो लोग थे जिसे वो लड़की को ले जा रहे होते हैं उसमें से एक को वो मार देता है जो कि पाल्वो का राइट हैंड था, और वहाँ पे रक्त पूरा फैला हुआ था। उसके बाद एक शख्स विंग के सर पे मारता है, देन उसको बांध देता है। फिर वो बेबी को और उसको ले करके एक अड्डे पर आता है और वहाँ पे उसकी पूछताछ करने ही वाले थे। तभी वहाँ पे वांगजी और पूरी गैंग आ गई हुई थी जो कि उन लोगों के साथ वो डील करने वाले थे ड्रग्स के। और उसके बाद वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वांगजी को पता नहीं था कि विंग ऑलरेडी इन लोगों के कब्जे में है। वो लोग उन लोगों से बात कर ही रहे होते हैं और ड्रग्स वगैरह की चीज़ें को ऊपर फाइनल कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स उसके पास आते हुए कहता है कि एक थाई और एक चीनी को हमने पकड़ के रखा है बॉस, वो अब हम उनका क्या करें। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग के बारे में सुन कर के वांगजी के कान खड़े हो गए थे, और वो कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ कि वो कौन है। पहले तो वो मना करता है और कहता है ये हमारा मैटर है, पर वांगजी और उसके पूरे गैंग बुलेट्स निकाल लेते हैं, गन्स, और कहते हैं, मैंने कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि वो कौन है। सामने वाला जो स्मगलर्स था वो कहता है, सर आई मीन कि तुम यहाँ पे हम लोग के साथ डील करने आए हो या फिर कुछ और करने। वांगजी कहता है, मैंने कहा दिखाओ। फिर वहाँ पे विंग को और थैम को लेके आया जाता है जिसको दोनों को बहुत पीटा गया था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की, हाँ तुम ठीक तो हो ना मेरी जान। इतना सुनना हुआ था तो वह स्मगलर कहता है, इसने दिन दहाड़े एक साफ शूटर को मार दिया, हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया, और तुम्हें पता है उस साफ शूटर की एक बेटी भी थी जिसको ये बचा के लेके जा रहा था। क्या रिश्ता है उस साफ शूटर के साथ में इसका, हाँ, जिसके लिए तुम ये बातें कर रहे हो। अब वांगजी को तो भाई साहब कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था, बट उसे विंग को बचाना मोस्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए वो कह देता है, जो भी है
जैसा भी ये मेरा है, इसलिए चुप हो जाओ और इसे रिटर्न करो। वो कहता है पैसे लगेंगे। वांग जी कहता है पैसे माय फुट। फिर वो कहता है पैसे तो लगेंगे वरना ये थाईलैंड से बाहर नहीं जाएगा, साथ में ये इसका पंटर भी मारा जाएगा। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी एक चेक फाड़ के देता है उसे और विंग और थेम को ले लेता है। थेम और विंग को कार में लेके आता है जो कि पूरा उसको बहुत मारा गया था, ब्लड से वो सना हुआ था। और वांग जी कहता है इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके और वो लोग वहां से निकल जाते थे क्योंकि अगर उन लोगों के साथ पंगा लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर उसे अपने 5 स्टार होटल में जो वो रुका था वहाँ पे वो लेके लिटा देता है। डॉक्टर उसका पूरा क्लीन व्लीन करके बैंडेज वगैरह कर देते हैं। और शाम के टाइम में जब विंग को होश आता है, एक लग्जरियस अपार्टमेंट में वो खुद को पाता है और जैसे ही वो आँख खोल के उठने को होता है, एक हाथ उसके चेस्ट पे रखते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है? क्या इतनी जल्दी है तुम्हें कि तुम सबको मारते चल रहे हो? विंग कहता है मुझे तो नहीं पता था कि एक माफिया एक असैसिन की इतनी ज़्यादा केयर करने वाला है, वैसे क्यों बचाया? वांग जी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी जान हो, इसीलिए वैसे तुम्हें बचाने के लिए मुझे उसे 1 मिलियन देना पड़ा। विंग शॉक्ड हो गया था और कहता क्या? वो कहता उसके बंदों को जो तुमने मारा था, किसी को भी बुरा लगेगा, मैं होता तो मैं भी पेनल्टी चार्ज लेता, बट उसने 1 मिलियन ही लिया और वो मान गया। विंग कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है थैंक यू गया तेल लेने, तुम्हारे पीछे तो कुत्ते पड़ेंगे अब। तुमने क्या सोचा है? विंग कहता है मैंने सोच लिया है, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। वांग जी कहता है ये अच्छा है, फिर पहले मुझे कुछ और करने दो। और इतना बोल करके वांग जी उसके करीब आता है तो विंग कहता है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर वांग जी उसके बगल में ही लेट जाता और कहता है बहुत बुरे हो तुम, मुझे वेट करवा रहे हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचाप से दूसरी तरफ अपना फेस टर्न कर लेता है। अब विंग वापस से खाने के लिए उसे भूख लगी हुई थी तो वो वांग जी की तरफ देखते हुए विंग उसे कहता है मुझे ना भूख लगी है तो क्या तुम खाना मंगा दोगे? वांग जी कहता है तो फिर मुझे खा लो। विंग उसे बस देख रहा होता है, कहता है नहीं मुझे खाना खाना है। वांग जी हंसते हुए खाना ऑर्डर कर देता है एंड देन फिर वापस से वो दोनों खा रहे होते हैं। वांग जी कहते हैं एक को तो तुमने मार दिया, यूरी को, उसकी बेटी का पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, पता नहीं चल रहा है। और अब मेरे कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि मार्कस वो इटली में है, हम अगले मंथ इटली जाने वाले हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? विंग कहता है और वो पाल्वो कौन है? वांग जी कहता है आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है, जैसे कि मुझे किसी ने नहीं देखा है। मैं सबसे डील करता हूँ बट किसी को पता नहीं है कि लायन हैरिस का मोस्ट अनवांटेड पर्सन कौन है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि वो डबल पर्सनालिटी में हो, उसका नाम कुछ और हो और वो कोई और हो। विंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम पता लगा ही लेंगे, इतना बोल करके और वो खड़ा होता है। वांग जी इम्प्रेस्ड हो रहा था उससे, भाई साहब अच्छा वाला इम्प्रेस्ड हो रहा था वो। एंड देन वो कहता है तो तुम्हारा एक ही सपना है कि तुम बस अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दो और उसके बाद क्या? विंग कहता है उसके बाद क्या, मुझे आपके साथ काम करना है क्योंकि आपने ही तो कहा था ना कि मैं आपका हूँ। वांग जी हंसते हुए कहता है ये तो मैंने कहा था, मैं तुम्हें अपना बनाना भी चाहता हूँ, क्या तुम समझ रहे हो? विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप खा रहा होता है। और उसके बाद वापस से विंग और वांग जी एक ही बेड पे सो गए हुए थे, वो भी दोनों साइड साइड होकर के। वहाँ का काम खत्म करने के बाद वांग जी और विंग वापस से थाईलैंड के लिए आ जाते हैं और थेम को भी वो अपने साथ लेके आ गए हुए थे। थेम भी वहाँ पे रह के उन लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर चुका था। विंग एक ऐसा मोहरा था वांग जी का जिसको वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता था। अंकल सीचन और वांग जी किसी भी छोटे मोटे गैंगस्टर को, पुलिस वाले को या किसी को भी अगर टपकाना होता था तो वो विंग को बोलता था एंड देन विंग काम करके आ जाता था। इस तरह से विंग ने बहुत सारे लोगों को मार डाला हुआ था और वांग जी उससे दिनों दिन और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए जा रहा था। वांग जी हमेशा एग्जीबिशन में जाता, कहीं पे नीलामी होती या कुछ भी होती तो वो विंग को भी साथ में लेके जाता। एज यूजुअली अभी भी वांग जी एक नीलामी में जा रहा होता है जहाँ पे करोड़ों के डायमंड्स बिकने वाले थे, वो भी बहुत बड़े सेप के, जो कि पूरे हाथ में आ जाते। वांग जी, सीचन और विंग साथ में हान ये सब उस नीलामी के लिए निकल जाते हैं। पूरे 14 थार
कार थी और वो सब आकर के वहाँ पे रुकती है। बीच में से वो लोग अपने इतने सारे लोगों के साथ में बाहर आते हैं और बाहर आने के साथ ही वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे नीलामी होने वाली थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वांग जी, हान और सीजन को तो बहुत सारे लोगों ने देखा था, पर वांग जी के साथ में जो विंग था, हालांकि उसका ऑरा एक मैस्कुलाइन था, पर वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, जिस वजह से बहुत सारे माफियाज जो कि अदर अदर कंट्रीज से थे, जैसे कि कोई मैक्सिकन हो गया, जैसे कोई अमेरिका, कोई इटली, कोई यूरोप से, कोई जर्मनी से, कहीं से तो कहीं से, इस तरह से आए हुए थे। तो वो सब बैठे हुए थे और वहाँ पे हर चीज़ की नीलामी हो रही थी। यहाँ पे सभी लोग सभी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो विंग था वो बस हर तरफ ढूंढ रहा था किसी ऐसे शख्स को जिसे वो देखा हो, जो जानता हो। तभी अचानक से उसकी नज़र एक शख्स के ऊपर जाती है जिसकी एज लगभग विंग की एज की जितनी ही थी, और वो बहुत ही ज़्यादा गौर से विंग को देख रहा होता है। तो विंग, उसे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी और वो वहाँ से जैसे ही जाने को होता है, वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो वरना खो जाओगे। फिर विंग वहाँ पे रह जाता है। एक वेटर आते हुए विंग को वाइन देता है एंड देन वाइन के साथ में एक चिट भी पकड़ा देता है। विंग उस चिट को ओपन करके देखता है जिसमें उसमें लिखा हुआ था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। और फिर विंग ना हर किसी के नज़र को स्कैन कर रहा था कि कौन किस तरफ किसको देख रहा है। फिर वो वापस से उसी लड़के को देखने लगता है जिसको वो देख रहा होता है। वांग जी से वो कहता है कि वो मुझे घूर रहा है, मैं उससे मिल के आता हूँ। वांग जी कहता है ऑक्शन शुरू ही होने वाला है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। और इतना बोल करके वो ऑक्शन के बाहर आता है। तो वो लड़का जो था वो भी बाहर आ जाता है और आने के साथ ही वो छत पे जाने लगता है। तो विंग भी उसके पीछे जाता है और वहाँ जाने के बाद वो लड़का उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है, तुम पालवो को क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग शॉक्ड हो गया था और कहता, कौन पालवो? वो लड़का कहता है, जिस पालवो को तुम ढूंढ रहे हो वो पालवो मैं ही हूँ। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी एज सेम उसकी एज जितनी थी। और वो हंसते हुए कहता है, सही पहचाना तुमने, पर तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैं पालवो को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो मार्कस को ढूंढ रहा था। इस पे वो कहता है, हाँ तो मार्कस को क्यों ढूंढ रहे हो? मार्कस ने क्या किया है तुम्हारा, बताओ मुझे। और इतना बोल करके वो विंग के साथ में फाइट करने लगता है। विंग तो पहले उससे अच्छे से लड़ता है, उसको कूट देता है एंड देन उसको सीधे लेकर के नीचे लटकाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम पालवो नहीं हो, पर मुझे बताओ कि कौन हो तुम। इतना सुनना हुआ ही था। तो वो लड़का कहता है, जो कि उसको लटकाए हुए था और विंग का हाथ स्लिप कर रहा था, वो कहता पहले मुझे ऊपर खींचो। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं खींचूंगा। इतना बोलना हुआ ही था कि अचानक से एक बुलेट उस लड़के को आके लग जाती है और वो विंग का हाथ छुड़ाकर सीधे नीचे ऑन द स्पॉट मर जाता है। इतना सुनना हुआ ही था कि अंदर में हो हल्ला हो जाता है कि एक लड़के को मार डाला, किसी ने मार डाला। पर विंग जब देखता है दूसरी साइड एक सांप शूटर था जिसने उस लड़के को मार डाला था। विंग उस छत से कूदता हुआ दूसरी छत पे जाता है और उस सांप शूटर को पकड़ने के लिए भाग जाता है उधर। वहीं पे वांग जी और सारे लोग बाहर आ गए हुए थे और उस बॉयज को ऑन द स्पॉट मरा हुआ देखते हैं तो वो समझ गए थे कि विंग का कहीं ना कहीं इसमें हाथ वाथ तो है। फिर वो विंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर विंग तो भाग रहा होता है उस सांप शूटर के पीछे और वो उसको पकड़ने की फुल कोशिश कर रहा होता है। उसको भागते भागते वो नीचे आता है और उसके पीछा करने लगता है। सड़कों पे वो दौड़ रहा होता है और ये भी, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो जो सांप शूटर था एक गली में जाके रुक जाता है एंड देन सीधे विंग के टमी में ना चाकू से वार कर देता है। पर विंग अपनी परवाह किए बगैर उसे मारना शुरू कर देता है और जब वो उसका फेस देखता है तो वो शॉक्ड हो गया था और वो कहता है, मार्कस। वो जो सांप शूटर था वो उसे चकमा दे करके वो भाग रहा होता है। तो विंग अपना गन निकालता और उसके पैरों पे दे मारता है। वो फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा था। विंग उसके पास आता और अपना चाकू निकाल करके उसके पैर पे, उसके टमी में, उसके हाथ पे, उसके गर्दन पे सीधे वार करते ही एक ही बार में उसे मार डाला था। और ऑन द स्पॉट अब हम कह सकते हैं कि विंग के जो मॉम डैड का जो मर्डर था, यूरी और मार्कस, वो दोनों मर चुके थे, पर जो मेन कल्प्रिट था वो अभी तक बाहर नहीं आया था। उसके बाद विंग अपने टमी को पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए आ रहा होता है। तभी वांग जी और उसके पूरे गैंग्स उसे ढूंढते हुए आते हैं। जैसे ही विंग को वो लोग कैच करने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक कार आती है एंड देन उन लोगों के ऊपर ना फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। वांग जी को सबसे पहले तो सब कवर करते हैं एंड देन विंग को 3 गोलियां लग चुकी थी और वो वहां पे ऑन द स्पॉट ढेर हो गया था। अब सबको लग रहा था कि विंग ना मर गया है
वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वांग जी विंग को लेकर के हॉस्पिटल आता है और वो परेशान हो रहा था क्योंकि उसका पूरा ड्रेस खराब हो चुका था और सीजन भी थे, सब थे। डॉक्टर उसे बुलेट्स वगैरह निकाल देने के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देती है, बट उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, इसी वजह से उसे वीकनेस हो रही थी और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। सीजन कहते हैं, वांग जी तुम इस तरह से पैनिक क्यों कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वांग जी कहता है, गगो जब से अंकल ने मुझे कहा कि वो मेरा है तो मैंने कुछ और ही मान लिया है उसे, इसलिए मैं परेशान हूँ। आई थिंक से आप समझ गए होंगे। सीजन कहते हैं, हमारे पार्टनर्स नहीं होते हैं विंग। वांग जी क्या तुम भूल गए हो? वांग जी कहता है, बट मैंने उसे मान लिया है। सीजन कहता है, वो तुम्हारा एक एसेसन है और कुछ भी नहीं। विंग की बात सुन करके वांग जी उसे आंसर करते हुए कहता है, और हम भी, और मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया है। इतना बोल करके और वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो सीजन कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं उन लोगों को मार के ही दम लूंगा। इतना बोल करके उसकी पूरी टीम आ जाती है बाहर, जिसमें सुयांग था, सौ सिंचंग थे, सॉन्गलैन थे और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। वो सॉन्गलैन से कहता है कि सर्च करो कि वो लोग कहाँ मिलेंगे हमें। सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं और वो लोग जब जाते हैं तो एक पुराना सा हवाई अड्डा था जहाँ पे वो इन कर जाते हैं और उसके बाद उसे कुछ भी नहीं दिखता है। वांग जी और वो सब गन्स लेकर के उस तरफ बढ़ जाते हैं और सबके गन में साइलेंसर लगा हुआ था। वांग जी और सारे लोग सबको गांजर मूली की तरह काटते शूट करते अंदर आते हैं जहाँ पे वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे और सब एक से बढ़कर एक साफ शूटर्स थे, उसमें दो स्नाइपर्स भी था। इतना सुनना देखना हुआ था तो वांग जी तो पहले शॉक्ड था, बट फिर भी वो उन लोगों से पूछता है कि किसने किसने उसे मारा। वो लोग कहते हैं, देखो हमें तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमें उस एसेसन को मारना था, इसलिए हमने ये किया। वांग जी कहता है, मैंने पूछा है कि किसने किसने उसे शूट किया है। एक स्नाइपर बाहर आते हुए कहता है, मैंने मारा है, मुझे उसकी सुपारी दी गई थी, दैट्स वाई। वांग जी उसको मतलब बस बोलता ही है कि उसको शूट कर देता है। बाकी सब भी अपना गन निकाल चुके थे। तब तक वांग जी की पूरी टीम आ चुकी थी और तनातनी छिड़ी हुई थी। फिर वांग जी उसे कहता है, तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर आइंदा से कोई भी उसके आसपास भी मुझे दिखाना या किसी ने कुछ भी किया ना तो वो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उसमें से एक कहता है कि हमें पॉल्वो ने भेजा है। वांग जी उसे भी सूट कर देता और कहता है, पॉल्वो एक बस नाम है, पॉल्वो कोई नहीं है, और वो जो भी है उसे कहो हमारे सामने आने के लिए, क्योंकि हमने उसके दो एक तो साफ सुथरा और दूसरे उसके असैसन को मार डाला है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। इतना सुनना हुआ था कि वो लोग चुप हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। वापस से हॉस्पिटल में आने के बाद वांग जी सॉन्गलैन से कहता है, ये है कौन पॉल्वो, इसे ढूंढो। जो साफ सिंचन था वो कहता है, ढूंढते हैं, वो कौन है? सीजन कहते हैं, आखिर तुम उसे ढूंढना क्यों चाहते हैं? तुम्हें पता है ना कि हमें मैक्सिकन माफिया से बंदी नहीं है, अगर वो मैक्सिकन निकला तो। वो कहता है, जो पहले इतिहास बीत चुका है अगर वो दोबारा से दोहराया गया तो मैं रिपीट करने में पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि कका वो मेरी है, वो मेरी जान है, तो मैं उसे ऐसे खतरे में तो नहीं डाल सकता ना। अभी वो वहाँ देखिए आईसीयू में है, उसकी ब्लड लॉस्ट हुए हैं, कितनी सारी गोलियां लगी हैं। तो सीजन कहता है, हमें पता है और हम इसी फील्ड में है तो ये सब होना बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अंग्रेज कुछ भी नहीं सुनता और वो बैठा हुआ था। उसके बाद सीजन घर चले आते हैं और अंकल को सब कुछ बता देते हैं। अंकल कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था उसके अंदर जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने की, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है वांग जी की सेफ्टी के लिए, समझ रहे हो तुम? सीजन ये भी बता देते हैं कि वांग जी उसे लाइक करता है और वो उसे अपना मान बैठा है। अंकल कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी जब उसे उसने अपना मान ही लिया है तो अच्छी बात है ना। उसके पार्टनर होने के साथ साथ वो पूरी लाइफ वांग जी की सेफ्टी भी करेगा। सीजन कहता है, ठीक है, और इतना बोल करके और वो अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी उसके पास दिन रात बैठता है पर विंग को होश नहीं आ रहा था। पूरे 3 दिन बीत चुके थे और उसके बाद वो उसके सामने आता है और विंग को देखते हुए कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? विंग धीरे से उसी तरफ देखते हुए कहता है, आपने मुझे बचा लिया आखिरकार।
वंग जी कहता है, हाँ, कैसे नहीं बचाता? हुँ? इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, मुझे पता है कि आपने मुझे बता लिया, बट मैं पालतू को ढूँढना चाहता हूँ। वंग जी कहता है, हम ढूँढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? इतना बोल कर के और वो अपनी आँखें बंद कर देता है। वंग जी उसके पास ही बैठा हुआ था तब तक कि जब तक विंग को अच्छा फ़ील ना हो, उसके बाद वो वापस से अपने लोगों के साथ में जाता, जैसे कि स्मगलिंग करना हो गया या व्हाटएवर कुछ भी। वो जब ये सभी चीज़ें कर ही रहा होता है, तभी एक रशियन माफिया था जिसके साथ वांग जी डील करने आया हुआ था। उन लोगों से डील करने के बाद आर्म्स की डिलीवरी करनी होती थी, वो कर लेता है और कुछ कोकेन्स वगैरह को वो भी सप्लाई करना था, तो वो सब कुछ उसे दे देता है हैंड ओवर करके और कैश ले लेता है पेमेंट के तौर पे और कुछ रशियन गन्स भी। वो ले लेने के बाद वांग जी उससे पूछता है कि क्या तुम में से कोई पालवो को जानता है? वो जो रसियन माफिया थे वो कहते हैं वो एक हिडन छुपा हुआ शख्स है, उसे कोई नहीं जानता कि वो कौन है, बट हाँ, मैंने सुना है कि वो चाइना से ही है। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी का दिमाग खराब हो जाता और कहता है, चाइना से है? वो कहता, वो चाइना से ही है। वो बहुत ज़्यादा खूंखार है, वो कभी किसी के सामने नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनता घूमता है सबके सामने में। मतलब कि वो ऐसी शख्सियत है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है पर पालवो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो कहता है, अच्छा ऐसा क्या? उसके बाद वो रसियन माफिया वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी के पास थोड़ा सा तो क्लू मिला था कि पालवो मैक्सिकन नहीं है, बाकी अदर्स कंट्री का भी वो माफिया नहीं है बल्कि चाइनीज है। अब वो वापस से सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुयांग को लगा देता है। सुयांग और साओ लैंग मिल करके उसको सर्च कर रहे होते हैं विंग जब तक कि वहाँ पे आईसीयू में भर्ती था। उसके बाद विंग को एक ड्रीम आता है जहाँ पे वो देखता है कि जब उसकी मॉम डैड की डेथ हो रही थी, तब वहाँ पे जो एक बटलर खड़ा था, वो बटलर उसके हाथ में भी कुछ था, पर विंग अपने ड्रीम्स में उन ठीक से वो देख नहीं पा रहा था और अचानक से उसे याद आता है कि उसके बटलर का नाम भी तो पालवो था। इतना सुनना हुआ ही था कि वो उठ के बैठ जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। हॉस्पिटल से बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और किसी को पता ही नहीं था। वो वापस से मेक्सिको के लिए फ़्लाइट पकड़ता है एंड देन वहाँ आता है। जब वो अपने घर आता है, दोपहर में आया हुआ था, वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो पूरा घर खाली पड़ा था। विंग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढूँढता है, फिर अपने डैड के केबिन में जाता है, जहाँ पे डैड उसके बैठ के काम करते थे। उन सभी ड्रॉ को वो खोल-खोल कर देखता है, पर एक ड्रॉ था जो वो खुल नहीं रहा था। बाकी सारी चीज़ों में कहीं कुछ भी कोई सामान नहीं था। विंग अपने गले में जो पेंडेंट था, उसे वो देखता है, क्योंकि एक बार उसकी मॉम ने कहा था कि इसकी सीक्रेट चाबी मेरे विंग के गले में है। फिर वो उसे उस पे चिपकाता है और उसके बाद वो लॉक को खोलता है तो वो खुल जाता है। वहाँ पे एक डायरी मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स थे जिसमें विंग के फादर मदर लैंड किरण के साथ में भी थे और उन लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना उन लोगों का था। साथ में वो बटलर भी था और बटलर के बगल में एक लड़की थी जो कि थोड़ी सी जानी पहचानी थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी पर विंग से बड़ी थी वो, जिसे देख करके और वो विंग को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके पापा हैं वो उसको भी देख रहे होते हैं। वापस से वो जब डायरी लेकर के जा ही रहा होता है तो वहाँ पे बटलर अंकल आ जाते हैं और विंग के ऊपर गन तानते हुए कहते हैं, वो डायरी हमें दे दो, वो हमारे काम की है। विंग कहता है, क्या पाल्वो आपकी बेटी थी? इतना सुनना हुआ ही था। वो बटलर कहता है, मैंने कहा कि वो डायरी हमें दे दो विंग बाबा। पर विंग कहता है, मैंने पूछा कि क्या पाल्वो आपकी बेटी थी? हाँ। वो बटलर कहता है, मैंने कहा कि वो हमें दे दो। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग भी गन निकाल देता, दोनों में तनातनी छिड़ी हुई थी। फिर वो बटलर अंकल थे, वो गन को नीचे कर देते हैं, देन कहते हैं, नहीं वो मेरी बेटी नहीं थी, बल्कि वो मेरी सिस्टर थी जो यहाँ काम करती थी। और इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता है, फिर मेरे पापा का उसके साथ क्या लेना देना है? वो बटलर बोलता है कि मेरी बहन तुम्हारे पापा को पसंद करती थी और वो उनसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दें एंड देन तुम्हें भी छोड़ दे ताकि वो उसके साथ रह सके, पर वो नहीं माने। एक्चुअली में मेरी बहन पुलिस में थी, पर जब प्यार चरम सीमा से बाहर हो जाता है तो नफरत बन जाती है। तुम्हारी मॉम को ये बात पता चली गई थी और वो उसने मेरी बहन को
सेल में बंद करवा दिया था। वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बुली किया गया था, जिस वज़ह से मेरी बहन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हर भरा हुआ था। वो बाहर आने के साथ उसने कुछ लोकल गुंडों को हायर किया, जो उस समय रिटायर्ड थे। उसी के टाइम पे उसे मार्कस और यूरी मिले, जो कि एक नॉर्मल स्नाइपर्स थे और वो रिटायर हो चुके थे किसी न किसी रीज़न की वज़ह से। उन दोनों को उसने पैसे दिए कि ताकि वो तुम्हारे मम्मी-पापा को मार दें। उस दिन मिस्टर लैन के जाने के बाद मैं वहाँ था और साथ में मेरी बहन भी थे, और जो और हम दोनों उनसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद हम लोग वहाँ से जैसे ही उठ के चले गए ताकि हम पे शक ना जाए, वो दोनों आकर के तुम्हारे मॉम डैड को मार के चले गए। और जो विंग ने स्टार्टिंग में जो सीन देखा था कि वो किसी से बातें कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि पाल्बो और उसके बटलर अंकल ही थे। इतना हो जाने के बाद विंग शॉक्ड था और कहता है, तो आपने अपनी बहन को ये सब कुछ करने दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के लिए? इतना सुनना हुआ था तो वो कहता है, मैंने अपनी बहन की हर इच्छा को पूरी कर इतना बोलकर उसे जैसे शूट करने को होता है, विंग थोड़ा साइड हो जाता है और वो पीछे लगी दीवार पे बुलेट चली जाती है। फिर विंग उसके खोपड़ी में 6 की 6 उतार देता है, देन वहाँ से जाने लगता है। वो डायरी अपने साथ लेकर के, अब उसे पता चल गया था कि पॉल्वो एक लड़की है, ना कि एक लड़का है। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था, उसे उसे भी पता चल गया था कि वांगजी को कि जो पाल्वो है ना एक लड़की है और वो मैक्सिकन ही है, बट उसे चाइनीज अच्छे से आती है और वो फिलहाल से चाइना में है, पर विंग तो अमेरिका में था। वहाँ से वो सभी चीज़ें कर करके जब एयरपोर्ट पे आता है ये करने के लिए, हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए, एयरप्लेन पकड़ने के लिए, तभी उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है और वहाँ पे विंग की फाइट होने लगती है उन लोगों से। वांग जी जब हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पे विंग था ही नहीं और पूरा दिन बीत चुका था। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उसे इन्फॉर्म कर चुके थे। वो लोग सब विंग को ढूंढते हैं, पर विंग चाइना में हो तब ना। वहीं दूसरी तरफ विंग उसको पकड़ के और प्राइवेट जेट से चाइना लाया जाता है। लाने के बाद वो उसे पाल्वो के सामने में रखा हुआ था। पाल्वो उसके पास आते हुए कहती है, देखो तो कैसी हालत हो गई है। अगर तुम मेरी बात मानते तो तुम मेरे साथ होते मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें बेटे जैसा प्यार देती, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। तुम्हारे पापा तो माने ही नहीं, इवन तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहते थे। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को अपना लूंगी, बट तुम्हारे पापा को यकीन ही नहीं हो रहा था मुझ पे। दैट्स वाई मुझे मारना पड़ा। पर मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। पर देखो ना, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैंने तुम्हारे पापा को बचा के भी रखा, पर तुम्हारे पापा तो 1 साल बाद ही डेथ कर गए। हम्म, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे 2 खास लोगों को मार डाला है और इतना सारा तहस-नहस करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस छोटी बच्ची का क्या होगा तुम सोच रहे होगे ना? तो उस छोटी बच्ची के ऑर्गन्स को हम निकाल करके और उसे हम वेश्यालय में बेच देंगे। रही तुम्हारी बात, तो हम तुम्हारे भी ऑर्गन्स निकाल लेंगे और तुम्हें भी हम जान से मार डालेंगे। इतना बोल करके और वो उसे कहती है, ले जाओ और जो काम तमाम करना है जल्दी से कर लो। विंग को ले जाया जाता है और अंदर वो बूचर एक और था जो कि उसकी बॉडी को कट-वट करने वाला था। तो पहले डॉक्टर उसको बेहोश कर देते हैं और जैसे ही उसको ऑपरेशन करने वाले थे कि तैसे ही वांग जी और पूरी टीम लेके आ धमकता है और फिर वहाँ पे गन शॉट फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से फायरिंग चल रहे थे इक्वालिटी के साथ में, कोई कम नहीं पड़ रहा था। वांग जी को विंग की चिंता हो रही थी, इसलिए वो कहता है, गगा आप इधर ये संभालिए, मैं उधर देख के आता हूँ। इतना बोलकर वो सोयांग को लेकर के भाग जाता है उधर। अब जो यहाँ पे पॉल्पो थी वो खुद चाइना में आ चुकी थी, इसी वजह से अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और वो भी फायर कर रही होती हैं। उसके पैर में बुलेट्स लग चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या ही कर सकती थी और फिर भी अपने बचाव कर रही होती। सीजन और उसके गैंग्स के जितने भी लोग थे उन सबको मार डाला हुआ था उन लोगों ने, और सीजन के गैंग मेंबर में भी कुछ लोग मारे गए थे, पर लास्टली वो पाल्वो को कैप्चर कर लेते हैं और उसको पकड़ के रखे हुए थे। उधर विंग उस डॉक्टर वाले खेमे में घुसता है जहाँ पे विंग के बॉडी को कटवट करना था। उन सबको वो पकड़ लेते हैं एंड पकड़ने के साथ ही उन लोगों को दूर रहने के लिए बोलते हैं। फिर विंग को उठा करके वो बाहर लेके आता है और फिर साथ में वो पॉल्वो को भी, सबको ले करके वो लोग लैंड मैंसन आ जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए थे उन सबको वो उड़ा देता है
और आने के बाद विंग को वापस से बेड पे लिटा करके वंग जी नीचे आता है और पॉल्वो को बहुत मारता है। लड़की थी बट फिर भी उसको बहुत मारता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसके पापा को साथ इतना सब कुछ किया और अब उसे भी जान से मारने वाली हो। पॉल्वो हंसते हुए कहती है प्यार में तो सब जायज है ना। उसके पापा ने अगर मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज इतना कुछ होता ही नहीं। फिर एक मामूली लड़की को इतना ज़्यादा खतरनाक माफिया किलर लेडी बनना नहीं पड़ता। वैसे जो भी कहो, मैं मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी अगर मैं जिंदा बच गई। वंग जी कहता है ओह रियली, तुम जिंदा बचोगी तब ना। फिर वो अपने मुस्तंडों को बोलता है ले जाओ और इसका अच्छे से खातिरदारी करो। अब भाई समझ जाओ किस तरह की खातिरदारी होगी। वो उसको ले जाता है और उसके साथ में सब लोग गैंग वॉर रेप करते हैं। देन उस पालवो की तो ऐसी की तैसी कर दी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसको जब होश आता है तो वो वापस से लैंड मेंशन में था और वांग जी के रूम में वो आईज ओपन करते हुए कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांग जी उसके पास जाते हुए कहता है मैंने बोला था ना कि तुम मेरे हो मेरी जान, तो तुम्हें समझ नहीं आता? हम्म। विंग उसकी तरफ बिना कुछ बोले कहता है उस मिस पॉल्वो का क्या हुआ? वांग जी कहता है मैंने फिलहाल से उसके ऊपर कुत्ते छोड़े हैं, अगर वो उनका पेट भर जाए तो तुम जाकर के उसे खत्म कर सकते हो। विंग कहता है मैं उन्हें मार दूंगा क्योंकि उसने मेरे पापा को मारा है। वांग जी कहता है वो तो है, वैसे मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। फिर वो अपना गन निकाल कर उसे देता है और कहता है चलो चलते हैं। इतना बोलकर विंग अपनी टूटी फूटी बॉडी के साथ में उस तहखाने में आता है जहाँ पे उसको बांध के लटका के रखा हुआ था उन लोगों ने। विंग उसे देखते हुए कहता है आप ना सच में बहुत बुरी है। अगर आप मेरे डैड से शादी कर भी लेते तब भी मेरी फैमिली उजड़ जाती, मेरी मॉम और हम सड़क पे आ जाते। तब भी मैं आपको माफ़ नहीं करता और आपने तो मेरे डैड को ही मार डाला। आपको लगता है कि मैं माफ़ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल करके वो सब गोलियां उसके अंदर उतार देता है। विंग को अब जाकर के राहत और सुकून मिल रहा था। वो अंकल के पास आते हुए घुटने पे बैठ जाता है और कहता है थैंक यू सो मच अंकल, मेरे अंदर स्पार्क लाने के लिए। अंकल उसे देखते हुए कहते हैं थैंक यू मत बोलो विंग, गलती मेरी थी, क्योंकि अगर मैं उस दिन तुम्हारे पापा से मिलने नहीं जाता, वो उन लोगों के साथ हमारी झड़प नहीं होती, वो लोग उसके साथ नहीं मिलते, तुम्हारे पापा जिंदा रहते। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों का एक अपना एक खुद का गैंग चल रहा है। विंग कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस समय ना सही अभी ही सही, हमने उसे खत्म कर दिया है। अंकल कहते हैं अच्छा है, अब हम अपने माफिया वर्ल्ड में राज करेंगे और तुमसे मैं एक प्रॉमिस चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ। अंकल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पूरी लाइफ के लिए तुम वांग जी के साथ रहो उसका असिस्टेंट बन करके। तो विंग कह देता है हाँ मुझे मंजूर है। तभी वांग जी आते हुए कहता है अंकल जब आपने मुझे इसे बोल दिया है कि ये मेरा है तो ये मेरे साथ ही रहेगा। अंकल कहते हैं मुझे पता है कि तुम एक दूसरे को लाइक करते हो, पर शादी के बारे में अभी मत सोचना, फिलहाल से जाओ और काम पर ध्यान दो। अंकल इस तरह से मना कर देते हैं कि भाई साहब विंग को तो हंसी आ रही थी और वांग जी को बुरा लग रहा था और वो कहता है हाँ कुछ भी जो भी हो, पर एक टाइम तो आएगा जब आप मान जाओगे और मैं इससे शादी करूंगा। विंग हंसते हुए वो जाने लगता है तो वांग जी उसे पकड़ के और लिफ्ट में ले जाता है और वापस से उसे अपने कमरे में लेकर आते हुए कहता है यहाँ बैठो और अपना ध्यान रखो। तो विंग कहता है वैसे आपको नहीं लगता कि आप थोड़ी सी जल्दी मचा रहे हो? वांग जी कहता है किस बात की? विंग कहता है वैसे मेरा भी इरादा नहीं है आपसे शादी करने का। वांग जी कहता है व्हाट द हेल, देखो मैं 20 साल का था तब से मैं ये सुन रहा हूँ कि तुम मेरे हो, तो मैंने तब से ही मान लिया था। तो अभी देखो तुम 25 साल के हो गए हो, मैं 30 का हो गया हूँ, तो नहीं 29 का हो गया हूँ, तो अभी मैं और वेट नहीं कर सकता। इसलिए वंगजी अपना रिंग निकाल करके विंग के हाथ में पहना देता और कहता है शादी हम करें या ना करें बात बात की बात है, ठीक है, और अगर तुम नहीं चाहो तो हम नहीं करने वाले हैं, बट ये लो आज से तुम मेरे हुए। इतना बोल करके विंग के लिप्स को कैप्चर करने वाला होता है तो विंग ना हाथ बीच में लगाते हुए कहता है मेरे हाथ में चोट है। वंग जी कहता है हाँ पर तो क्या हो गया, पर मैं करना चाहता हूँ ना। इतना बोल करके और उसकी लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है और उसके बाद वो वापस से उसे सक करना स्टार्ट कर चुका था। विंग उसे किस करने के बाद कहता है तो मैं आपका असिस्टेंट हूँ तो बताओ मुझे क्या करना है। वंग जी कहता है हम जब भी तुम्हें किसी को सूट करने के लिए बोलेंगे तो तुम जाकर उसे मार के आ जाना,
पैसे वसूली करने के लिए बोलेंगे तो आ जाना। वैसे भी उस दिन तुमने ऑक्शन बर्बाद किया था, तो कल वाले ऑक्शन में हम साथ चलने वाले हैं। विंग हंस देता और कहता है, ठीक है। फिर वांग जी उसे लिटा देता है और वांग जी भी खुद भी सो जाता है उसके बगल में। अगले दिन ऑक्शन में जाने के लिए वांग जी ने ब्लैक कलर का सूट वेयर किया हुआ था और वो विंग के लिए वाइट निकाल के लाता है। विंग जब पैंट वगैरह पहन चुका था, वो शर्ट पहन रहा होता है, तो वांग जी उसके शर्ट्स को बटन लगाते हुए मिरर के पास लाता है और उसके गले पे टाई रखते हुए कहता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला बिल्कुल भी नहीं। फिर एक और ब्राउन कलर की टाई उसके ऊपर रखते हुए कहता, ये अच्छी लग रही है। और विंग ना बस करते हुए देख रहा था और वांग जी से कहता है, मैं तो बस एक एसेसन हूँ ना, तो फिर इतना क्यों। वांग जी उसे उसकी तरफ पलटाते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस कर लेने के बाद उसे कहता है, माय असिस्टेंट बॉयफ्रेंड, तो मैं तुम्हें पैम्पर तो कर सकता हूँ ना, ताकि हम अच्छे लगे। पूरी दुनिया वालों के सामने में मैं हमेशा से माफिया ही रहूंगा और सिंगल पर्सन, पर तुम तो मेरे रहोगे ना। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी कमजोरी पता चले। विंग कहता है, हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ आपके लिए ही आपके पास रहूंगा और हम पूरी दुनिया को कभी नहीं बताएंगे कि हम पार्टनर्स हैं। तो माफिया कहता है, वांग जी कहता है, माफिया एंड उसका एसेसन पार्टनर, ये काफ़ी यूनिक लग रहा है सुनने में। विंग और वांग जी फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो कोट सूट पहन करके बाहर आते हैं, जहाँ पे सीचन कहता है, तो चले हम ऑक्शन में। इतना बोल करके वो लोग कार में आके बैठ जाते हैं और वो लोग ऑक्शन के लिए निकल जाते हैं। ऑक्शन में आने के बाद सभी लोग जितने भी माफियाज वगैरह थे, वो सब पहले तो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, देन अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। फिर बोली लगाई जाती है और सबसे ऊंचा बोली सीचन लगाता है और वो डायमंड सीचन को मिल जाता है। वांग जी ने भी लगाई थी, बट सीचन ने थोड़ी ज़्यादा लगाई थी। उसके बाद ऑलरेडी वो लैंड फैमिली में आई थी, पर वो सीचन की संपत्ति हो जाती है। और वो लोग सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। घर आने के बाद अंकल छोटे सा पार्टी देते हैं, जहाँ पे सभी लोग थे और वो बहुत खुश थे कि फाइनली तो ऑक्शन वाला डायमंड उसके पास भी आ गया। ऊपर से विंग का सारा बदला भी पूरा हो गया। वांग जी और विंग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो चुकी थी और वो दोनों साथ में थे। अंकल सबको चीयर्स करते हुए कहते हैं, एक जाम इस शाम के नाम, सब अपने अपने पार्टनर्स के लिए और साथ में काम करने वाले वर्कर्स के लिए सबको दिल से थैंक यू। इतना बोल करके वो लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं और वो सब पार्टी एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जैसा भी लगा हो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।